हेलो बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल सक्सेस मंत्रा ऑनलाइन पाठशाला। हाँ देखिए बेटा, अब जो है आपका चैप्टर 2 स्टार्ट होगा आज। जो फ्लैमिंगो प्रोज का चैप्टर 2 है, लोस्ट स्प्रिंग। आज हम उसको स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम इसका लेसन 1 हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, जिसका नाम था लास्ट लेसन, वो हम पढ़ चुके हैं। उसके क्वेश्चन आंसर भी हमने कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे चैप्टर 2 देखेंगे जिसका नाम है लोस्ट स्प्रिंग, ठीक है, और इसके राइटर हैं अनीस जंग। अब देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं कि जो लोस्ट स्प्रिंग है, लोस्ट स्प्रिंग इस चैप्टर का नाम क्यों पड़ा, लोस्ट स्प्रिंग का यहाँ पर क्या अर्थ है। तो देखिए, वैसे स्प्रिंग किसको कहती है? स्प्रिंग कहते हैं बसंत को, जो बसंत ऋतु होती है उसको हम स्प्रिंग कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है स्प्रिंग किसके लिए आया है? यहाँ पर स्प्रिंग आया है चाइल्डहुड के लिए। चाइल्डहुड के लिए, चाइल्डहुड जानते हैं सब, मतलब बचपन के लिए। जैसे कि बचपन भी एक बसंत की तरह होता है। देखिए, स्प्रिंग जो बसंत होता है, उसमें बसंत कौन सी ऋतु में आता है? जबकि फूल खिलते हैं, चारों तरफ हरियाली हरियाली होती है, उसको हम बसंत ऋतु कहते हैं, स्प्रिंग सीजन कहते हैं। ऐसे ही हमारा चाइल्डहुड होता है, मतलब बचपन होता है। बचपन में क्या होता है? बच्चे को कुछ पता नहीं होता, वो बिल्कुल फ्री होता है, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, एक बसंत की तरह वो भी खिलता हुआ होता है, चाइल्डहुड। तो यहाँ पर जो लोस्ट स्प्रिंग का मीनिंग है वो है, लोस्ट मीन्स होता है खोना, स्प्रिंग यहाँ आया है बचपन के लिए, मतलब खोया हुआ बचपन। तो लोस्ट स्प्रिंग का मीनिंग हो गया यहाँ पर खोया हुआ बचपन, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और इसकी जो राइटर है वो है अनीस जंग, ठीक है, फीमेल राइटर है अनीस जंग। अब सबसे पहले हम देखते हैं अबाउट द ऑथर। हम ऑथर के बारे में कुछ देख लेते हैं। देखिए, ये अनीस जंग है। देखिए, अनीस जंग 1964 वाज बोर्न इन राउरकेला एंड स्पेंड हर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस इन हैदराबाद। देखिए, अनीस जंग 1964 में राउरकेला में पैदा हुई थी और उन्होंने अपना बचपन और अपना एडोलसेंस, मतलब किशोरावस्था, हैदराबाद में ही उन्होंने बिताई। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद। उन्होंने हैदराबाद में अपनी एजुकेशन प्राप्त की। एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और कुछ एजुकेशन उन्होंने यूएसए से ली। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स। उनके जो पेरेंट्स थे वो दोनों ही राइटर थे। अनीस जंग बिगेन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया। और अनीस जंग ने भारत में, मतलब इंडिया में, एक राइटर के रूप में अपना करियर शुरू किया। उनके जो मम्मी पापा थे, पेरेंट्स थे, वो भी राइटर थे, और तभी उनके अंदर भी वो राइटर वाली बात आई, और उन्होंने भी इंडिया में एक राइटर के रूप में अपना करियर शुरू किया था। शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर इन इंडिया एंड अब्रॉड। देखिए, वह कई सारे न्यूज़पेपर की, मतलब कॉलमनिस्ट भी थी और एडिटर भी रह चुकी थी। कॉलमनिस्ट जैसे कि न्यूज़पेपर में या मैगजीन में कॉलम लिखते हैं, उनको कॉलमनिस्ट बोलते हैं। और एडिटर भी रही थी, इंडिया में भी और बाहर भी, अब्रॉड में भी। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स। और उन्होंने बहुत सारी बुक को ऑथर भी किया था, मतलब बहुत सारी बुक उन्होंने लिखी भी थी। ये है अनीस जंग के बारे में, अबाउट द ऑथर के बारे में। यहाँ तक इतनी बात हो गई है। अब हम देखेंगे चैप्टर के बारे में, मतलब लेसन, इस चैप्टर में क्या दे रखा है, इस लेसन में क्या क्या दे रखा है। लोस्ट स्प्रिंग जिसका नाम है। देखिए, यहाँ से समरी स्टार्ट होती है लोस्ट स्प्रिंग की, ठीक है। देखिए, यहाँ समरी है। देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इस चैप्टर में है क्या। बहुत अच्छे से सुनिएगा, बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत मज़ा भी आएगा स्टोरी को पढ़ने में। इसमें बहुत अच्छे से देखिएगा। देखिए, इसमें एक बच्चा इसमें एक बच्चा होता है। देखिए, सबसे पहले जो ये चैप्टर है उसमें 2 कहानियाँ हैं, ठीक है। सबसे आज हम पहली कहानी लेंगे और दूसरी वीडियो में हम उसकी नेक्स्ट स्टोरी को लेंगे। तो हम जो फर्स्ट स्टोरी है उसमें क्या होता है, एक बच्चा होता है जिसका नाम होता है साहिब आलम, ठीक है। इसका नाम होता है साहिब आलम। और ये क्या होता है, ये रैग पिकर्स होता है एक। और रैग पिकर्स जानते हो? रैग पिकर्स क्या होते हैं? ये रैग पिकर्स होता है, रैग पिकर्स होता है, ठीक
ठीक है। रैग पिकर्स होते हैं कूड़ा बीनने वाले, जो बच्चे जो भी कूड़ा बीनते हैं उनको रैग पिकर्स बोलते हैं। तो साहिब आलम भी एक रैग पिकर्स था, मतलब कूड़ा बीनने वाला एक बच्चा था। और वो कूड़ा बीनता था, डेली कूड़ा बीनता रहता था, कभी कहीं। उसे वो क्या करता था, वो मतलब ये कहता था कि मैं इसमें मतलब सोना बीन रहा हूँ, गोल्ड बीन रहा हूँ। वैसे क्यों कहता था, क्योंकि उसको जो कूड़े में कोई भी उसके लिए यूज़फुल कोई चीज़ मिलती थी उसको, तो वो उसको सोने की ही तरह लगती थी। जैसे सपोज दैट शूज़ मिल गए, ठीक है, तो उसे वो एक तरह से क्या लगते थे, वो उसके लिए गोल्ड था। क्योंकि उसके पास शूज़ नहीं थे, उसको वो चीज़ मिल जाती थी तो उसे ऐसा लगता था कि मेरे लिए गोल्ड है, ठीक है। या उसको कभी कोई कॉइन मिल जाता था तो उसके लिए तो वो गोल्ड की तरह हुआ कि हाँ ये कॉइन मिल गए, पैसे मिले हैं तो मुझे मतलब ये गोल्ड की तरह है। तो इसलिए वो कहता है कि मैं जो हूँ कूड़े में सोना बीनता हूँ। एक बार क्या होता है, एक बार अनीस जंग वहाँ से जा रही होती हैं जो राइटर हैं, और साहिब आलम कूड़ा बीनता है वहाँ पर। वो उससे बुलाती हैं और कहती हैं बेटा तुम ये क्यों करते हो। उसने कहा कि मैं गोल्ड निकालता हूँ, मतलब गोल्ड बीनता हूँ। कि अच्छा, कि तुम पढ़ती नहीं हो। साहिब आलम ने कहा कि नहीं मैं पढ़ता नहीं हूँ क्योंकि यहाँ पर कोई स्कूल नहीं है। तो राइटर ने कहा, अनीस जंग ने कहा कि अगर मैं स्कूल बनवा दूँ क्या तुम पढ़ोगे। साहिब आलम ने कहा कि यस मैं ज़रूर पढ़ूँगा अगर आप स्कूल बनवा दें तो उन्होंने कहा, अनीस जंग ने कि ठीक है मैं स्कूल बनवाऊँगी और तुम पढ़ने के लिए आना। ठीक, उसके बाद फिर वो कई दिन बाद, कुछ दिनों बाद जो है फिर उसको एक जगह मिलती हैं। तो उसने साहिब आलम ने डायरेक्ट उनसे जाकर क्वेश्चन पूछा कि आपने स्कूल बनवा दिया। तो वो थोड़ी कुछ हैरत भी हुई उन्हें। उन्होंने कहा कि हाँ मैंने इससे वादा किया था स्कूल बनवाने का। उन्हें मतलब थोड़ा हेजिटेशन हुई, खुद को गिल्टी फील हुआ कि ऐसे ही इन लोगों से पता नहीं कितने लोग जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो वादा करके जाते हैं कि हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, हम तुम्हारे लिए वो करेंगे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाते। ऐसे ही शायद ये भी मुझे झूठा समझ रहा होगा कि मैंने इससे वादा किया था स्कूल का और मैं इनके लिए स्कूल नहीं बना पाई। उन्हें गिल्टी फील हो रहा था। उन्होंने उससे पूछा साहिब आलम से, बेटा आपका नाम क्या है। तो साहिब आलम ने कहा कि मेरा नाम साहिब आलम है। उन्होंने सोचा कि साहिब आलम मतलब अभी इस बच्चे को अपने नाम का मीनिंग नहीं पता कि मेरे नाम का मीनिंग क्या है। साहिब आलम का मीनिंग होता है मतलब पूरे ब्रह्मांड का मालिक, ऑनर ऑफ यूनिवर्स, मतलब पूरे संसार का जो मालिक होता है उसको साहिब आलम कहते हैं। बोले नाम इसका साहिब आलम है, लेकिन जो उसको मतलब ऐसी जगह पैदा हुआ है और ये काम कर रहा है कि वो मतलब एक रैग पिकर है। तो उन्हें मतलब थोड़ा अजीब सा भी फील हुआ। तो इस तरह से ये एक साहिब आलम नाम के लड़के की स्टोरी है। अब हम आगे देखते हैं, देखिए क्या क्या इस स्टोरी में है। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब मैं आगे बताती हूँ। देखिए इसमें है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। यहाँ पर ये साहिब आलम कह रहा है कभी कभी मुझे गार्बेज मतलब कूड़े में 1 रुपया मिल जाता है या मैं 1 रुपया पा लेता हूँ। द ऑथर कम्स अक्रॉस साहिब एवरी मॉर्निंग। और जो ऑथर थी वो डेली मतलब प्रत्येक सुबह साहिब के पास आती हैं। साहिब लेफ्ट हिज होम इन ढाका लॉन्ग टाइम एगो। साहिब आलम कहाँ का रहने वाला था, ये ढाका का रहने वाला था और बहुत समय पहले इन्होंने ढाका में जो उनका घर था वो उसने छोड़ दिया था, क्योंकि वहाँ पर जो था बाढ़ आ गई थी। इस वजह से उन लोगों को वहाँ से अपने घर छोड़ने पड़े थे ढाका से, और ये यहाँ पर सीमापुरी में आकर रहने लगे थे। ही इज़ ट्राइंग टू स्पंज गोल्ड इन द हीप्स ऑफ गार्बेज इन द नेबरहुड। मतलब वह गार्बेज में से मतलब कूड़े में से गोल्ड को निकालने की कोशिश कर रहा है। द ऑथर आस्क साहिब वाई ही डज दैट। ऑथर ने उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो। साहिब मैटर्स दैट ही हैज़ नथिंग एल्स टू डू। साहिब ने कहा कि मैं ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करता हूँ। देयर इज़ नो स्कूल इन हिज नेबरहुड, ही इज़ पुअर एंड वर्क्स बेयर फुटेड। नहीं, यहाँ पर आसपास में पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, वह गरीब है, इसलिए नंगे पैर ही उसको काम करना पड़ता है। ठीक है, वो हमेशा नंगे पैर रहता था क्योंकि उसके पास पहनने के लिए शूज़ नहीं थे, तो वो नंगे पैर ही कूड़ा बीनता था। ठीक, देखिए देयर आर 10,000 अदर शूलेस रैग पिकर्स लाइक साहिब। मतलब साहिब की तरह 10,000 शूलेस मतलब बिना जूते वाले और भी रैग पिकर्स थे, मतलब कूड़ा बीनने वाले और भी साहिब की तरह 10,000 और बच्चे व्यक्ति थे। दे लिव इन सीमापुरी, वे सीमापुरी में रहते हैं।
ऑन द आउटर एज ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली से मतलब दिल्ली के किनारे पर है सीमापुरी। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टीन एंड टारपोलिन बट डिवोर्ड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर। मतलब उनका जो घर था, मतलब घर के एक तरह से छप्पर टाइप बने हुए, जिसकी जो छतें थी वो मिट्टी से बनी हुई थी, किसी की टीन से बनी हुई थी, किसी की जो पोली होती है मोटी उसकी बनी हुई थी। तो वो लोग वहाँ पर सीमापुरी में रहते थे। ठीक है। दे आर स्क्वेटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। ये सब लोग जो थे 1971 में बांग्लादेश से यहाँ पर आए थे। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट आइडेंटिटी कार्ड्स और परमिट। और ये जो थे बिना किसी आइडेंटिटी कार्ड के या परमिट के 30 साल से ज़्यादा से यहाँ पर रह रहे थे। दे हैव राइट टू वोट, मतलब उन्हें वोट देने का अधिकार था, उनको राइट था। विद राशन कार्ड्स दे गेट ग्रेन्स, और राशन कार्ड से उनको अनाज भी मिलता था। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन आइडेंटिटी। फूड जो है, खाना ज़्यादा ज़रूरी है आइडेंटिटी की अपेक्षा। लाइक पहचान की अपेक्षा क्या होता है, खाना पहले होता है। खाने के बिना हम रह नहीं सकते, ऐसे उनको भी खाना ज़रूरी था और राशन कार्ड के ज़रिए उनको भोजन मिल जाता था। वेयर एवर दे फाइंड फूड, उनको खाना मिलता था। दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम ट्रांसिट होम, और उन्होंने मतलब अपने टेंट को बना रखा था। वहाँ पर टेंट गार्ड लगे थे अपने घर के लिए, मतलब उस टेंट बनाकर वो अपने घर की तरह उसको यूज़ करते थे, वहाँ पर रहते थे। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम एंड बिकम पार्टनर इन सर्वाइवल। इन सीमापुरी सर्वाइवल मीन्स रैक पिकिंग, मतलब सीमापुरी में जो लोग रहते थे वो सब रैक पिकर थे, मतलब कूड़ा बीनने वाले थे वहाँ पर। और बच्चे और उनके पेरेंट्स भी वहाँ पर उनके साथ में रहते थे। थ्रू द ईयर्स रैक पिकिंग हैज़ एक्वायर्ड द proportions of a fine art. Garbage to them is gold. It is their daily bread and a roof over their heads. देखिए यहाँ पर क्या है कि वो उनका ये डेली का काम था, रैक पिकर्स का जो काम था डेली का था, कि वो डेली जो थे वो बच्चे कूड़ा बीनते थे, जिससे कि उन्हें कुछ कभी कोई कॉइन मिल जाता था, कभी कुछ पैसे मिल जाते थे, जिसकी वजह से उनको 2 टाइम का खाना आराम से मतलब वो मिल जाता था। और वो चीज़ जो कूड़े में से वो निकालते थे, उन्हें वो एक तरह से गोल्ड की तरह लगता था। ठीक है। और उन्हें पेट भरने के लिए 2 टाइम की रोटी मिल जाती थी, और सर ढकने के लिए उनका वो जो टेंट था वो लगा हुआ था उसमें, जहाँ पर वो रहते थे। ठीक है। समटाइम्स साहिब फाइंड्स अ रुपी और इवन अ 10 रुपी नोट इन द गार्बेज हीप। कभी कभी क्या होता था, साहिब को 1 रुपया या 10 रुपये का नोट गार्बेज हीप में, मतलब जो कूड़ा का ढेर लगा होता था उसमें मिल जाता था। देन देयर इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, तब उसकी आशा और बढ़ जाती थी कि शायद और ज़्यादा मुझे मिल जाएगा। गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम वॉट इज इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। फॉर चिल्ड्रन इट इज़ wrapped in wonder, for the elders it is means of survival। मतलब गार्बेज जो था, जो कूड़ा करकट था, उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता था। ठीक है। उनके पेरेंट्स के लिए भी, जिससे मतलब उनके बच्चे कूड़ा बीन कर लेकर आते थे, जिससे उन्हें कुछ ना कुछ मतलब सर्वाइव करने के लिए मिल जाता था, और यही उनका सर्वाइवल का मतलब एक मीन्स था, स्रोत था। वन विंटर मॉर्निंग द ऑथर फाइंड्स साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ अ नेबरहुड क्लब। एक जाड़ों की सुबह थी, यहाँ पर जो ऑथर जा रहे थे वहाँ से, मतलब अनीस जंग, उन्होंने साहिब को एक 4 दीवारी के पास जो पड़ोसी का एक क्लब था उसके पास पे खड़े हुए देखा। ही इज़ वॉचिंग 2 यंग मैन प्लेइंग टेनिस। वह जो था 2 नवयुवक को टेनिस खेलते हुए देख रहा है। दे आर ड्रेस्ड इन वाइट, उन लोगों ने सफ़ेद ड्रेस पहनी हुई है। साहिब लाइक्स द गेम, साहिब को गेम पसंद है। बट ही इज़ कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। लेकिन वह जो था सिर्फ 4 दीवारी के पीछे से ही उसको देख सकता था। साहिब इज़ वेयरिंग डिस्कार्डेड टेनिस शूज़, साहिब ने भी टेनिस के शूज़ पहन रखे थे जो कि ख़राब हो चुके थे, मतलब किसी ने उसको अपने यूज़ किए हुए शूज़ दे दिए थे, या फिर गार्बेज में से मतलब उसने निकाल लिए थे, जो बेनता था वो कूड़ा। दैट लुक स्टैंड ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, मतलब जो उसकी शर्ट में का जो कलर उसका फेड हो गया था, जो शॉर्ट्स पहने हुए था उस पर वो थोड़े अजीब लग रहे थे शूज़, टेनिस शूज़। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयर फूट इवन शूज़ बी द होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू। मतलब ज़्यादातर क्या था, नंगे पैर ही
रहता था और शूज़ पहनना उसका मतलब एक सपने की तरह था जो सच हुआ था। बट टेनिस इज़ आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन टेनिस अभी भी उसकी पहुंच से दूर है। मतलब उसको टेनिस खेलना पसंद था, लेकिन अभी भी जो है टेनिस उससे बहुत दूर है, टेनिस नहीं वो खेल सकता। देखिए आगे क्या होता है। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। एक सुबह साहिब जो था एक मिल्क बूथ के एक रास्ते पर मिला, जहाँ पर एक मिल्क बूथ था उसके रास्ते पर मिला। इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कैनिस्टर, और उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर था। ही वर्क्स इन अ टी स्टॉल, और वह एक टी स्टॉल पर काम करने लगा था, मतलब करता है। ही इज पेड 800 रुपीज़, उसको 800 रुपये वहाँ से मिलते हैं। एंड ऑल हिज मील्स, और पूरे दिन का खाना उसको वहाँ से मिलता है। मतलब अब जो था साहिब ने क्या किया था, जो रैक पिकर था उसने वो काम करना छोड़ दिया था, घोड़ा बीनना छोड़ दिया था, और उसने अब एक मिल्क बूथ पर काम करने लगा था वो, जहाँ पर उसे 800 रुपये भी मिलते थे और उसको पूरे दिन का खाना भी वहाँ पर मिलता था। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज मास्टर, हिज फेस हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक। मतलब जो साहिब जो था वो अपना ही, मतलब अब तक उसने अपने लिए काम किया था, मतलब वो अपना एक मालिक था, वो स्वयं का मालिक था, ठीक है। लेकिन उसके चेहरे पर जो अब जो था, जो केयर फ्री मतलब एक लापरवाही थी, वो कहीं खो गई थी। उसके चेहरे पर लापरवाही नहीं दिख रही थी, उसके चेहरे पर एक फिक्रमंद सी दिख रही थी, मतलब जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो दिख रही थी। ही डज़ नॉट सीम हैप्पी, क्यों वह अब खुश नहीं दिख रहा था। वर्किंग एट द टी स्टॉल पर काम करते हुए, और उससे जो कैनिस्टर था वो स्टील का, वो इतना भारी लग रहा था, मतलब उससे ज़्यादा जो वो अपने कंधे पर जो रैक पिकर्स का गार्बेज का जो वो कट्टा डाला होता था, बैग डाला होता था, उससे ज़्यादा भारी उसको ये स्टील का कैनिस्टर लग रहा था। क्यों? क्योंकि उस टाइम वो बिल्कुल लापरवाह था, उसे कोई फिक्र नहीं थी, वो खुद का मालिक हुआ करता था। जब उसका दिल किया तब उसने कूड़ा बीन लिया, कुछ भी कर लिया। लेकिन अब जो था वो किसी दूसरे के लिए काम कर रहा था, एक मिल्क बूथ पर काम कर रहा था, किसी दूसरे के लिए काम कर रहा था, मतलब एक तरह से सर्वेंट की तरह वर्क कर रहा था वो। और अब उसके चेहरे पर केयर फ्री नहीं था, एक रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसके चेहरे पर झलक रही थी, और वो खुश दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है। अच्छा इतना ही है। तो बेटा ये थी रही साहिब आलम की स्टोरी, लॉस्ट स्प्रिंग की स्टोरी। आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा, समझ में आई कि नहीं आई। उसके आगे मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगी बेटा। इसी के क्वेश्चन आंसर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो मैं आप लोगों को कराऊंगी 1 बाय 1, ठीक है। और इस स्टोरी को आप अच्छे से पढ़िएगा। जो आपको नोट्स बनाने हैं, इम्पोर्टेंट नोट्स आप नोटबुक में कर लीजिए, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आंसर के लिए तैयार रहिएगा। जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी वो क्वेश्चन आंसर के लेकर आऊँगी, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।